हेलो बच्चों, क्या हाल बा? सब बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। ठीक है, आज भौतिक विज्ञान के डे 7 में हम पढ़ेंगे जितना भी जो भी स्थिर वैद्युतिकी का जो भी हमने पीछे का पार्ट पढ़ा उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है, तो उसके अक्ष बिंदु पर आपने क्या निकाला था? आपने निकाला था कि ठीक है, फील्ड की वैल्यू निकाली थी, और उसके कौन से बिंदु पे निकाला था? भूमध्य रेखा पे आपने निकाला था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे द्विध्रुव। द्विध्रुव हमने पढ़ लिया है ना, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसके एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। ठीक है, उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। अब बल आघूर्ण क्या होता है वो समझने के लिए जरा समझिए। बल आघूर्ण मतलब होता है जब किसी चीज पे, है ना, जैसे दरवाजा आप खोलते हो, जैसे आप दरवाजा खोलते हो, ठीक है, दरवाजा खोलते हो तो क्या होता है, एक पॉइंट पे फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा हैंडल आपने पकड़ा और उसे घुमा दिया। ठीक है, जैसे हाथ देखिए, मान लीजिए ये ना जॉइंट है, ये जॉइंट्स है। ठीक है, जॉइंट्स है। अब यहाँ पे फिक्स है। अब ये क्या करेगा, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट हमने क्या किया, ये हाथ को रोटेट कर दिया, है ना, इसके अबाउट इस हाथ को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स फोर्स है। अब ये क्या कर रहा है, जब इस पॉइंट को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका एक बल आघूर्ण बनाएगा। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट को, या तो देखिए दो तरीके का बल आघूर्ण होता है, या तो जैसे अब एक कोई डिवाइस मान लो मैं ले लेता हूँ, जैसे ये है रिमोट, है ना जैसे रिमोट। अब इसको क्या करो, दो तरीके होते हैं घुमाने के, इसको दो तरीके हैं। या तो बीच में कहीं फिक्स कर दो, इसके बाद रोटेट कर दो, जैसे पार्क के गेट देखो, जैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी बल आघूर्ण लग रहा है। या फिर इस पॉइंट पे फिक्स करके मैं घुमा दूँ, देखो इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया मैंने, और दूसरी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यहाँ भी बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या करिए, दोनों पॉइंट पे फोर्स लगाइए, लेकिन दोनों पे देखिए अगर सेम डायरेक्शन में लगाऊंगा आगे जाएगा, इस डायरेक्शन लगाऊंगा पीछे आएगा। लेकिन अगर एक हाथ से मैं पीछे और दूसरे हाथ से मैं आगे फोर्स लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए घूमना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, या फिर दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट, है ना, एक समान होते हैं और क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे मैं देखिए इस हाथ से इस पॉइंट को पीछे खींचूंगा, इस हाथ से इस पॉइंट को आगे खींचूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, घूमने लग गया। ठीक है उसी तरह से देखिए, अब जैसे ज्वाइंट, आपके जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो सारे एक पॉइंट पे फिक्स हैं, उसका दूसरा पॉइंट क्या है, रोटेशन के लिए फ्री है। जैसे हैंड है ना, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को हमने फ्री फिक्स कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने बताया ये भी फिक्स है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, घुमा सकते हैं। और इसी तरह ज्वाइंट हो, जैसे हाथ आप घुमाते हो ना, तो यहाँ भी इस तरह से अगर ये फिक्स है तो ये वाला पार्ट आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो ये सब एक तरह का बल आघूर्ण की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, इस पर बल आघूर्ण ही लग रहा है। अब बल आघूर्ण होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीजें होती हैं, वो जरा समझिए। घूर्णन गति का सब एग्जाम्पल था, लेकिन अब ये कैसे काम करता है ये सारी चीज समझिए। कह रहे हैं कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। कैसे कार्य करता है वो जरा सारी चीज समझिए। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, और जो आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, पी जो पढ़ा है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका क्या होता है, नेगेटिव से ऋणात्मक से किसकी तरफ होता है, धनात्मक की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से किसकी तरफ, धनात्मक तरफ। ठीक है, अब बल आघूर्ण इस पे कैसे लगता है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने एक द्विध्रुव रख दिया, एक द्विध्रुव रख दिया, इधर हो गया धनात्मक चार्ज और इधर हो गया ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, अब समझिए। अब मान लीजिए हमने कहा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये किधर से किधर तक होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो अगर एक धनात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है, तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ऋणात्मक। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऋणात्मक, क्योंकि धनात्मक को कौन अट्रैक्ट करता है, ऋणात्मक अट्रैक्ट करेगा। तो धनात्मक आवेश है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऋणात्मक की तरफ। ठीक है, अब ये ऋणात्मक है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, धनात्मक की तरफ। इस पे फोर्स किधर लगेगा, धनात्मक की तरफ। अब आपने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में जिस चार्ज की आप बात कर रहे हैं। तो ये बल बराबर क्या हो गया, बल बराबर क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र इंटू आवेश, वैद्युत क्षेत्र इंटू आवेश। तो ई इंटू कितना हो जाएगा, क्यू। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ई इंटू क्यू। यहाँ भी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू क्यू। ये सबको क्लियर है। तो दिशा, बल की दिशा ये रही, है ना, क्योंकि धनात्मक चार्ज है तो ऋणात्मक वाला आकर्षित करेगा,
और अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो कौन आकर्षित करेगा, धनात्मक आकर्षित करेगा। अब इस तरह से ध्यान से देखिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आगे समझिए, क्योंकि देखिए अगर आप दोनों तरफ देखिए, जैसे ये पेन पेन है, अब इसमें मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन दो फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। अब आप समझिए, जैसे देखिए ये है ना दो फोर्स, अब देखिए दो फोर्स अगर इक्वल अपोजिट डायरेक्शन लगाऊं तो इसका मूवमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन यही दो फोर्स अगर मैं इधर और इधर लगाता हूं तब भी टोटल बल टोटल जीरो होगा, क्योंकि जितना इधर फोर्स लगाया मैंने उतना इधर फोर्स लगाया, तो टोटल बल जीरो हुआ। लेकिन कहां लगा रहे हैं ये मैटर कर रहा है। अगर बीच में लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, इसको इधर से मैं खींचा इधर से खींचा, दोनों तरफ से खींचूंगा, कहीं मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इधर से खींचूंगा तो इसमें मूवमेंट होगा, ये रोटेट होगा, ये घूमेगा, इसका आघूर्णन होगा। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो यहाँ पे अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, है ना, नेट बल की बात करें, तो वो आपका कितना होगा, जीरो। नेट बल की बात करें तो एक अगर आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे लेकिन बनता क्या है, लेकिन यहाँ पे दो समान एवं विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से टोटल बल तो जीरो है, लेकिन उसकी वजह से ये क्या बनाएंगे, है ना। तो अब जब भी याद रखिए, जब भी दो समान और क्या विपरीत दिशा में अगर बल काम कर रहे हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, बल आघूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बल आघूर्ण बनेगा, बल आघूर्ण बनेगा। बल आघूर्ण होता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को बोलते हैं टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, आइदर फोर्स, मतलब कोई एक बल गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, है ना। अब जरा समझिए, तो यहां से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, कोई एक बल, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई के बराबर, उसकी वैल्यू भी कितनी है, क्यू इंटू ई के बराबर, तो दोनों बल में से कोई एक बल आ जाएगा और उनके बीच की क्या आ जाएगी, लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, जरा समझिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये इस फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, कोण थीटा। अब डाइपोल की लंबाई आपने पढ़ी कितनी होती है, 2a, कंपोनेंट मैंने बता रखा था, थीटा की डायरेक्शन हमेशा कौन सा आता है, कॉस, तो 2a कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा आ जाएगा, लंबवत डायरेक्शन में कौन सा आ जाएगा, 2a साइन थीटा। अब ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, ये तो पैरेलल दूरी होगी ना, ये तो है ना पैरेलल दूरी होगी, ये वाली होगी लंबवत दूरी आपकी। तो बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 2a साइन थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। अब आगे देखिए, तो टाउ बराबर कितना हो गया, टाउ बराबर हो गया, एफ की वैल्यू कितना रख दोगे, एफ 2a साइन थीटा पहले लिख लेते हैं, और एफ बराबर आपने देखा है क्यू इंटू ई होता है 2a साइन थीटा, ठीक है। अब जो 2a है और q ये मिलके क्या बनाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। अब p साइन थीटा, अब याद रखिए एक आपने सदिश गुणन और अदिश गुणन पढ़ा होगा, है ना। देखें, सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस होता था, समझिए। अगर दो क्वांटिटी हैं उनके बीच का अगर आपने अदिश गुणन करा तो क्या होता था, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता था। और अगर सदिश गुणन करा तो क्या आता था, ए बी साइन थीटा के बराबर। तो अगर दो सदिश राशि हैं, ये दोनों सदिश राशि हैं, तो उनका अगर सदिश गुणन और अदिश गुणन, दो गुणन होता है, और दो अगर सदिश राशि हैं उनका अदिश गुणन करा तो उसके साथ कॉस थीटा आता है और इसके साथ क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, सदिश, है ना, दोनों कैसी हैं, डाइपोल, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये भी सदिश है, और आपका वैद्युत क्षेत्र भी कैसा है, सदिश है। तो दो सदिश के साथ अगर ये आएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उस फॉर्मेट में, पहले तो एक फार्मूला हो गया, दूसरा हो गया अगर सदिश फॉर्म में आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। जरा देखिए, क्योंकि जब A क्रॉस B करते हैं तो कितना आ जाता है, AB साइन थीटा, तो P क्रॉस E करेंगे तो क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ये इक्वेशन 1 हो गया आपका और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 से
अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री रखूं, थीटा 0 रखूं या फिर 180 डिग्री रखूं, तो 0 और 180 दोनों पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? दोनों पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर साइन थीटा आपका 0 हो गया तो आपका बल आघूर्ण भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर व्हाट इट मीन्स कि अगर ये जो डाइपोल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है तो कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा, कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये कितना बना रहा है? लंबवत दिशा में है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो यहां से टाउ बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा? पीई। इसे बोलते हैं मैक्सिमम। ये क्या हो गया आपका? मैक्सिमम। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और आपका किस तरह से रखा है? इस तरह से लंबवत रखा है ना, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो वो क्या होगा? सबसे ज्यादा बलाघूर्ण लगाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बलाघूर्ण लगाएगा। तो ये था आपका बलाघूर्ण के बारे में और उसकी कंडीशंस। समझ आए बउआ लोग? नोट करा लो फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने बलाघूर्ण के बारे में पढ़ लिया, बलाघूर्ण हो गया द्विध्रुव का। अब है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सारी बातें समझेंगे। तो थोड़ा सा इसके लिए देखते हैं, एक सिमुलेशन समझते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए। चलिए अब जरा देखिए, मान लीजिए जैसे एक हमने धनात्मक चार्ज रख दिया, है ना, धनात्मक आवेश रख दिया। अब धनात्मक आवेश क्या होगा? धनात्मक आवेश की वजह से देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनात्मक आवेश से क्या जा रही हैं? दूर जा रही हैं। धनात्मक आवेश से क्या जा रही हैं? दूर। तो रेखाएं क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या सही में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं। ये क्या होती हैं? ये इमेजिनरी होती है ना। लाइक ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक लाइंस होती हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्या करती हैं? अब जैसे ये हम एजम्पशन लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक धनात्मक आवेश रख दिया, एक धनात्मक आवेश रख दिया। अब उसके आसपास जो चार्ज होगा उसको क्या करेगा? या तो रिपेल करेगा, है ना, या तो मतलब सॉरी, या तो आकर्षित करेगा, या तो क्या करेगा? या तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो उस केस में होगा क्या? तो अब देखिए, ये जो है, अब जब धनात्मक आवेश आपने रखा तो इससे क्या हो रही है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। अगर आपने ऋणात्मक आवेश रखा, अगर आपने ऋणात्मक आवेश रखा तो इसकी वजह से क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी तरफ आएंगी। देखिए जरा, ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश की वजह से क्या आ रही है? इसकी तरफ। अगर मान लीजिए मैंने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रख दिया, अब ध्यान से देखिए, तो धनात्मक की तरफ से ये निकल रही हैं और किधर जा रही हैं? ऋणात्मक की तरफ। ठीक है, तो धनात्मक आवेश से निकलती हैं और किधर जाती हैं? ऋणात्मक आवेश की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती है? देखिए, एक बंद सर्किट, बंद लूप बना रही है, बंद सर्किट बना रही है। कैसे कि धनात्मक की तरफ से निकल रही, ऋणात्मक की तरफ जा रही है, यहां से भी धनात्मक की तरफ निकल रही, ऋणात्मक। तो आपको ये क्या दिख रहा होगा? एक लूप दिख रहा होगा जिससे धनात्मक की तरफ से रेखाएं निकल के कहां जा रही हैं? ऋणात्मक की तरफ। अब ये चीज हम यहां देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? एक वैद्युत क्षेत्र रेखा को वह वक्र परिभाषित किया जाता है जिसके अनुदिश एक छोटा धनात्मक आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गति करने की प्रवृत्ति रखता है। इस वक्र पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब समझिए, मान लीजिए यहां पे आपने एक धनात्मक आवेश रख दिया, यहां पे आपने एक ऋणात्मक आवेश रख दिया। अब आप सोचिए, आप एक धनात्मक आवेश लेते हैं, अगर आपने एक धनात्मक आवेश लिया, अब ये धनात्मक आवेश अगर यहाँ पे है ना, अब ये धनात्मक आवेश अगर यहाँ पे है तो धनात्मक इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, भाग जा भाई यहाँ से। और ऋणात्मक वाला क्या होगा? अपनी तरफ बुलाएगा। तो क्या कहा इन्होंने? आपने जैसे देखा, जैसे इसमें देखिए, धनात्मक से निकल के किधर जा रही रेखाएं? ऋणात्मक की तरफ। व्हाट इट मीन्स कि अगर यहाँ पे एक धनात्मक आवेश रख दिया तो धनात्मक धनात्मक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो वो उससे दूर जाएगा, और ऋणात्मक वाला क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो उसकी तरफ आएगा। तो कैसे डिफाइन करा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह वक्र हैं जिसपे क्या होता है? एक धनात्मक आवेश क्या करता है? गति करता है। अब आप सोचिए, धनात्मक आवेश के पास अगर कोई धनात्मक आवेश जाएगा उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और ऋणात्मक वाला क्या कर लेगा? उसे आकर्षित। तो रेखाएं कैसे बनेंगी? वक्र कैसे बनेगा? वक्र बनेगा धनात्मक से लेके ऋणात्मक तक। ठीक है, अब इधर से सोचिए यही चीज, अगर यहाँ धनात्मक आवेश रखेंगे तो यहाँ भी इस तरह से ये चलता चला जाएगा, है ना, इस तरह से चलता चला जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? ऋणात्मक के पास। तो ये कैसा बनाएगा? एक बंद वक्र बनाएंगे। ठीक है, ये कैसा बनाएंगे? एक बंद वक्र बनाएंगे। तो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ परिभाषित किया जाता है जिसके अनुदिश एक छोटा धनात्मक आवेश
स्वतंत्र रूप से गति करने की प्रवृत्ति रखता है। इस वक्र पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा आपने खींच दिया, जैसे यहाँ पे एक कोई स्पर्श रेखा खींच दिया, ये क्या बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, तो ये जो भी ये रेखाएं हैं उस पर अगर कहीं भी आपने एक स्पर्श रेखा खींचा तो वो वैद्युत क्षेत्र की उस पॉइंट पर, इस इंडिविजुअल पॉइंट पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं? कह रहे वे निरंतर चिकने वक्र होते हैं जिसमें कोई विराम नहीं होता, मतलब बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं आती, वो कॉन्टिन्यूअस चलती चली जाती है। ठीक है, वे धनात्मक आवेशों से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेशों पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर तक? धनात्मक से लेके कहां तक होता है? ऋणात्मक तक। किसी बिंदु पर क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा, अभी जैसे आपने देखा, अगर उस पर एक स्पर्श रेखा खींचे तो क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कोई दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं कर सकती। क्षेत्र रेखाएं संतुलन में चालक की सतह पर लंबवत होती हैं। अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक धनात्मक है, ये एक ऋणात्मक है। ठीक है, अब मैं रेखाएं यहां पे खींच देता हूं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा दूसरे क्षेत्र रेखा को कट कर दे, ऐसे कुछ, ठीक है, यहां पे कट कर दिया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ग्रीन वाले की वजह से इधर आएगा स्पर्श रेखा, सफेद वाले की वजह से इधर आएगा। तो इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर दो दिशा हो गई, इस बिंदु पर दो दिशा हो गई, एक ये वाली दिशा, एक ये वाली दिशा। क्या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो सकती? नहीं, वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक। अगर कोई पॉइंट पे अगर रेखा कट करेगी, है ना, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर वो कट करेगी तो वहां पे कितने स्पर्श रेखाएं होंगे? दो स्पर्श रेखाएं। तो वो क्या बताएंगे? दो डायरेक्शन, एक ये वाली और एक ये वाली। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लिखा गया है कि किसी बिंदु पर क्षेत्र रेखा को स्पर्श उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और कोई दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं कर सकती। तो कोई दो रेखा एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जहां परिच्छेद करेगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा आ जाएगी और दो दिशा नामुमकिन है, दो दिशा नहीं हो सकती किसी बिंदु पर। ठीक है, लास्ट में कह रहे क्षेत्र रेखाएं संतुलन में चालक की सतह के लंबवत होती है। अगर कोई चालक है, अगर कोई ऐसे इस तरह से दे दिया, इसे बहुत सारे धनात्मक आवेश हैं, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? उसके लंबवत होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? उसके लंबवत होती है। तो ये इसके क्या थे? गुण थे। ठीक है, अब समझिए। तो इतनी बात समझ में आई? तो ये इसके हमने गुण देख लिए। अब हमने पढ़ा कि द्विध्रुव आघूर्ण, बलाघूर्ण क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण थोड़े पढ़े। अब आगे पढ़ते हैं इसके आगे, वैद्युत क्षेत्र का जो है विद्युत फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज द विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग, है ना। विद्युत फ्लक्स डिफाइन कैसे होता है? मान लीजिए जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक मेरे पास ये एरिया, इस वाले वॉल से इधर से मान लीजिए बहुत सारी विद्युत रेखाएं आ रही हैं। जैसे मेरे मान लीजिए मेरे हाथ है ना, ये पंजे, है ना, ये विद्युत रेखाएं आ रही हैं। अब ये विद्युत रेखा देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये देखिए, अगर ये जाएगा इस तरह से तो इसको क्या होगा? बहुत ज़्यादा कट करेंगे। अगर इसको मैं ऐसे पकड़ूँ तो इसको मेरे सारे हाथ की उंगलियां कट करेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कट करेंगी। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, इस तरह से रख दिया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ऐसे निकल जाएंगी रेखाएं, ऐसे निकल जाएंगी। तो इस तरह से अगर रखा तो बहुत सारी रेखाएं कट करी, और अगर इस तरह से रख दिया तो रेखा कट नहीं करी या कम रेखाएं कट करी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? जब किसी आपके जो भी है क्षेत्रफल है ना, जो भी प्लेन है, अगर इसको लंबवत क्या करेंगी? कट करेंगी, तो उससे पास होने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसको हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जैसे अभी 5 रेखाएं हैं तो इसको क्रॉस कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5। विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5। तो कहने का मतलब किसी दिए गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस क्षेत्रफल से होकर सामान्यतः गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या का माप है। तो इससे पास होने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसका क्या होता है? माप। और ये हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, है ना, लंबवत होना चाहिए। जो ये प्लेन है, जो ये क्षेत्रफल है, इसके क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। अब मैंने बताया था आपको कि दिशा के बारे में, है ना, किसी क्षेत्रफल का क्या होता है? दिशा। जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल उसका, उसकी दिशा होती है। जैसे ये वाला क्षेत्रफल है, इसकी दिशा ये होगी हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा इसके लंबवत। अगर ये एक क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा हमेशा क्या होगी? लंबवत होगी। अब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत है, और अगर इसके दिशा के हिसाब से देखेंगे तो उसके क्या हो जाएंगे? पैरेलल, समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक चीज मैं लेता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। देखिए जैसे ये ना, जैसे ये क्षेत्रफल आपका और ये इसकी होगी दिशा, ये क्षेत्रफल और इसकी होगी दिशा। ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो उसके क्या होती है? लंबवत। अब वैद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है, ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है,
तो अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस क्षेत्रफल के क्या है, लंबवत है। लेकिन अगर इस पेन को देखेंगे तो पेन के क्या हो जाएगी, देखिए पेन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। पेन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पेन के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, पेन के पैरेलल। तो अगर क्षेत्रफल से देखिए तो लंबवत है और पेन से देखेंगे तो पैरेलल। व्हाट इट मीन्स कि तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्षेत्रफल के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, या फिर क्षेत्रफल का जो दिशा है उसकी क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी क्षेत्रफल से पास हो रही हैं तो वो फ्लक्स कब बनेंगी, जब वो उस क्षेत्रफल के लंबवत हो या क्षेत्रफल की जो दिशा है उसके क्या हो, समानांतर हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों बात। अब यहां से देखिए ध्यान से, तो क्या होता है फ्लक्स, अब इस तरह से है मान लीजिए, है ना। ये होगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये ऐसे रखा है, ये हो गया इसका दिशा, है ना, इसकी दिशा देखिए ऐसे रखा है, ऐसे लाइन्स आ रही हैं, ऐसे लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस समय क्या है दोनों पर, तो इस समय क्या होगा, अब इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया एस हो गया, है ना, इसका एरिया हमने एस मान लिया। तो क्या होता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना, वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डिनोट करता है फ्लक्स है किसका, वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई, और उसके क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ई इंटू एस। एस क्या हो गया इसका क्षेत्रफल, एस क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, एस क्या हो गया इसका क्षेत्र। लेकिन अगर मान लीजिए लेकिन अगर मान लीजिए क्या होगा, अगर इस तरह से कुछ हम लेते हैं, देखिए दूसरा तरीका समझिए, अगर इस तरह से हम कुछ लेते हैं, ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसी हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, लेकिन इसका जो दिशा है, इसकी जो दिशा है वो इस तरह से है, दोनों के बीच कितना है एंगल, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल हो गया एस, इसका क्षेत्रफल हो गया एस। ध्यान से देखिए, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ई का इसकी डायरेक्शन, हमने कहा ना हमेशा क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। अभी दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है, अब जैसे इसको मैंने घुमा दिया, ये इसका एरिया वेक्टर है ना, इसको ऐसे घुमा दिया, अब वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, अब इसके साथ क्या कर रही है, इसके पैरेलल नहीं, इससे कुछ एंगल बना रही है ना, इससे कुछ एंगल बना रही है, लाइक दिस, इस तरह से आ रही है। तो क्या होगा, उस समय कोड बनाएंगी तो इसका कंपोनेंट लेंगे, है ना, तो इस डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो अब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप कौन सा वाला लोगे, ई कॉस थीटा इंटू एस। अब दो दो सदिश अगर राशि हैं उनके साथ क्या आता है, कॉस आता है, अभी पीछे आपको बताया था, दो सदिश राशि हैं अगर उनके साथ कॉस आता है तो हम क्या लेते हैं, देखिए दो सदिश राशि अगर उनके साथ कॉस आता है तो कौन सा वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। और अदिश अदिश गुणन, अदिश गुणन, तो ई और एस के बीच क्या आ जाएगा, ई डॉट एस, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और लेकिन ये अदिश राशि रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, डिफाइन कैसे होगा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल के हमेशा क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल से हमेशा क्या होना चाहिए, लंबवत, या फिर क्षेत्रफल की जो दिशा है, क्षेत्रफल की दिशा के क्या होना चाहिए, समानांतर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र हो क्षेत्रफल से गुणन कर देंगे। लेकिन अगर ये ऐसे कुछ डायरेक्शन बना रहे हैं, अभी ऐसे आया, इससे कुछ एंगल बनाएगा ना इस तरह से, अब इससे कुछ एंगल बनाएगा, इससे कुछ एंगल पे टकराएगा, पैरेलल तो जाएगा नहीं, ऐसे टकराएगा कुछ एंगल पे, तो कुछ कोण पे जब आएगा तो क्या करेंगे, हमेशा क्या लेते हैं, कंपोनेंट। तो वही देखिए बहुत सारी रेखा, जैसे ये रखा है ना, तो इससे बहुत सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। अभी जैसे इसको घुमा दिया हमने, इसको घुमा दिया तो पहले क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास हो रही थी, अब ऐसे घुमाने पे कम होंगी। तो हम कौन सी क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स में काउंट करेंगे, जो उसके हमेशा क्या होंगी, लंबवत, लंबवत वाली सारी रेखाओं को ही फ्लक्स में काउंट करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, हमने क्या लिया इनका, इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा में, समानांतर दिशा में हमने क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, ई कॉस थीटा। तो इसका मतलब फ्लक्स में कौन से वाले काउंट होंगे, ई कॉस थीटा काउंट होगा। अब ई काउंट नहीं होगा, जैसे पिछले वाले में क्या काउंट किया था, ई काउंट किया था, क्यों, क्योंकि ये इसके क्षेत्रफल की दिशा में था, यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा में है नहीं, तो क्षेत्रफल की दिशा में कौन सी क्वांटिटी है, ई कॉस थीटा, तो इसलिए हम कौन सा काउंट करेंगे, ई कॉस थीटा इंटू एस। और जब दो सदिश के साथ कॉस थीटा लगता है तो उनके बीच कौन सा गुणन आ जाता है, अदिश गुणन, ई डॉट एस, ठीक है। इतना क्लियर है, ये वाली चीज होगी। अगर यहीं पे अगर हम बात करें क्षेत्रफल के फॉर्म में, अगर हम बात करें, अगर ये एक समान ना हो, जैसे इसका क्षेत्रफल एक समान ना हो, तो उस समय क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आ जाता है। तो उस समय फाई बराबर क्या हो जाता है, ई छोटा क्षेत्रफल ले लेंगे, ई डॉट डी एस, ठीक है।
तो फाई बराबर कितना हो जाता है, ई डॉट डी एस। ये किसके लिए होता है, असमान क्षेत्रफल, असमान क्षेत्रफल वितरण के लिए, असमान क्षेत्रफल वितरण के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कर, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो बताएं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर है। एकदम मन लगा के पढ़ा लोगन, देखा बहुत मेहनत से पैसा वाला है ना। आप लोग भी जानते हैं कि घर वाले कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, घर वाले दिन रात मेहनत करके घर परिवार हर चीज़ अपने बाल बच्चों को बहुत अच्छा कोशिश करते देने के लिए। तो आप लोग भी इतना कोशिश करिए कि उनको इतना करिए। देखिए आपकी क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आज से 4 साल 6 साल बाद आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो कि घर परिवार को आप संभाल सकें, एक सहारा बन सकें। माँ बाप का ही प्यार, देखिए हमारी तरफ जो होता है वही है, माँ बाप का ही प्यार है, सब कुछ घर परिवार तक ही है। कि जितना आप घर परिवार वाले आज आपके बारे में सोच रहे हैं, कल आप उनके बारे में सोचें। तो मेहनत से खूब पढ़ाई करिए, मन लगा के बिल्कुल। कोई भी दिक्कत हो बताइए मेरे को। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अब अगली क्लास में मैंने कहा था जैसे पिछली क्लास में से 1 से 2 क्लास लगेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक आध क्लास में कोशिश करूँगा कल या फिर अगली क्लास तक ख़त्म कर दूँ ये। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन पे आएंगे, है ना। क्वेश्चन डिस्कशन हम लाइव क्लास में लेंगे, तो आप तैयार रहिए उसके लिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।